नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। बस्तर में निर्मम नक्सली अपनी ही एक जन अदालत लगाकर पीट पीट कर शक के आधार पर लोगों को निर्ममता पूर्वक सिर्फ इसलिए मारते हैं ताकि लोगों में दहशत कायम रहे। वो एक या दो लोगों को फांसी पर लटकाते हैं, हाथ पैर तोड़ते हैं, बेदर्दी से मारते हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा निर्मम हत्या हुई थी 15 सितंबर 2024 को जगह बस्तर का सुकमा गांव इतकल, रविवार समय 10 से 12 बजे के बीच ये मौत का तांडव हुआ था। मौसम बुच्चा उसके परिजनों के साथ। मौसम बुच्चा पुलिस के आरक्षक थे। उनके पिता गांव के वड्डे यानी एक सम्मानित ओझा थे। हिंदू धर्म पर आस्था रखने वाला यह आदिवासी परिवार हत्यारों को इसलिए नापसंद था क्योंकि वो हत्यारे ईसाई मतांतरित हो चुके थे। इस गांव के 36 में से 29 परिवार धीरे धीरे ईसाई मतांतरित हो गए। यहाँ सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि जिस इतकल गांव में 5 खौफनाक हत्याएं हुई, इस ईसाई मतांतरित गांव में हर दिन सुबह 9 से लेकर 2 बजे तक ईसाई प्रार्थना और दूसरे विविध कार्यक्रम चर्च और उसके आसपास होते रहे, लेकिन हत्या वाले दिन रविवार को सिर्फ 10 बजे तक ही प्रार्थना हुई। उसके बाद 5 नरसंहार का खूनी खेल हो गया। इस सामूहिक नरसंहार को 2 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन हैरानी की बात यह है शासन स्तर पर तो जो कार्रवाई हो रही है सो हो रही है, लेकिन विपक्षी कांग्रेस यहाँ भी तुष्टीकरण का खेल खेल रहा है। यहाँ गहराई से समझने वाली बात यह है कि 10 जून को जब बलौदा बाजार में एसपी कलेक्टर के कार्यालय में आगजनी की गई थी, उसके बाद करीब 250 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में सतनामी समाज के प्रति हमदर्दी दिखाने के लिए कांग्रेस की अपनी एक पॉलिटिकल यात्रा निकली हुई है। इसी तरह कवर्धा के लोहारडी गांव में साहू समाज के 3 व्यक्तियों की हत्या के बाद उस मुद्दे को भी अपनी मौजूदा न्याय यात्रा में शामिल किया गया है। लेकिन सुकमा के इतकल गांव में हुए 5 नरसंहार के मामले में कांग्रेस की ओर से सिर्फ और सिर्फ इसलिए चुप्पी साध रखी गई है क्योंकि हत्या करने वाले मतांतरित ईसाई थे। कांग्रेस के इसी तुष्टीकरण के खेल को गहराई से समझना होगा कि आखिर क्या कारण रहा होगा। इस साल के शुरुआत में यानी 1 जनवरी को भी नारायणपुर में ऐसा ही खूनी खेल हुआ था जहां पुलिस वालों पर भी हमला किया गया था। बस्तर अपनी परम वैभवशाली संस्कृति और सभ्यता के लिए जाना जाता है, लेकिन जिस तरह से बस्तर की आबो हवा में ईसाई मतांतरण का जहर घुलता जा रहा है, लाशों को गाड़ने के लिए भी आए दिन संघर्ष हो रहा है, तो यहाँ गहराई से समझना होगा कि बस्तर की फिजा में मतांतरण का जहर घोलने का काम किसने किया। वो ऐसी कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो ईसाई मिशनरी की साजिशों को खाद पानी देने का काम करती रही। जाहिर तौर पर इस पर कांग्रेस के ऊपर हमेशा उंगलियां उठती रही है। गहराई से समझने वाली बात यह है कि बस्तर के इलाके से कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी 2024 तक सांसद रहे हैं। कवासी लखमा इसी इलाके से लगातार विधायक चुनकर आते रहे हैं, लेकिन वो भी इस मामले में चुप हैं क्योंकि हत्यारे मतांतरित आदिवासी थे। वैसे तो उन्हें आदिवासी कहना भी गलत है क्योंकि वो ईसाई मान्यता को स्वीकार कर चुके हैं, आदिवासी संस्कृति से अलग हो चुके हैं। मतांतरण का ऐसा कुचक्र सिर्फ बस्तर ही नहीं बल्कि सरगुजा के इलाके में भी चलता रहा। कवर्धा के कोई कुदूस गांव के आसपास तो और ज्यादा भयावह तस्वीर सामने आ रही है, जहां वनांचल क्षेत्र में एक भी जहां ईसाई परिवार किसी गांव में नहीं है, वहां लगातार चर्च बनाए जा रहे हैं। इसके लिए फंडिंग कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ऐसे लोगों की मंशा क्या है। जाहिर तौर पर यहाँ मतांतरण का एक बड़ा खेल चल रहा है। इसे आज एक्सपोज करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। शासन या सत्ताधारी दल इस पर कोई एक्शन लेता है तो राजनीतिक आरोप लगेंगे, लेकिन विपक्ष की चुप्पी काफी कुछ बताती है कि ये खेल कब से चल रहा है और मतांतरण का ऐसा खेल खेलने वालों को कौन खाद पानी देता रहा है। छत्तीसगढ़ में एक अलग ही किस्म का तुष्टीकरण का खेल चलता रहा, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय परिपेक्ष में से देखा जाए तो तुष्टीकरण के मायने मुस्लिमों के तुष्टीकरण से लगाए जाते हैं। यही कारण है कि मौजूदा हाल में वक्फ बोर्ड के प्रति जिस तरह से ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है, ये आप मान के चलिए कि आने वाले पार्लियामेंट के सेशन में वक्फ बोर्ड पर जब 44 कट लगेंगे तब उसका बदला हुआ स्वरूप एक संदेश देने की कोशिश करेगा कि पूरे भारत में किस तरह मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल चल रहा था, उस पर अब रोक लगाई गई है। जब मैं तुष्टीकरण की बात
करता हूं तो ये शब्द सिर्फ उन चंद लोगों पर फिट बैठता है जिन्होंने आकुत धन संपदा इकट्ठा की, जबकि आम गरीब मुसलमानों को इससे वंचित रखा गया। वक्फ बोर्ड को जिस तरह से सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार ने 2013 में असीमित अधिकार दे दिए, खासकर धारा 40 में जो असीमित शक्तियां दी गई, उसी की बदौलत लगातार वक्फ बोर्ड संपदा इकट्ठा करता रहा। ऐसा लगने लगा था कि एक तरह से धीरे धीरे वो पूरे भारत में ही कब्जा कर लेगा। मौजूदा हालात में मोदी सरकार ने जिस तरह से 44 कट वाला एक नया संशोधन बिल प्रस्तुत किया है, जिस पर जेपीसी काम कर रही है, दरअसल वो एक बहुत बड़ा संदेश है। मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों में आप 370 या अयोध्या में राम मंदिर के अलावा नोटबंदी, जीएसटी, उज्ज्वला गैस, शौचालय जैसी तमाम योजनाओं को गिना सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि वक्फ बोर्ड पर इस तरह का नियंत्रण एक तरह से वक्फ बोर्ड की समाप्ति की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। वक्फ बोर्ड जिसे पहले ही असीमित अधिकार मिले हुए थे, खुद का ट्रिब्यूनल था जिस पर उनकी मर्जी के अनुसार फैसला होता था, और उससे बाहर भी यदि जाया जाए तो हमारी न्याय व्यवस्था में तमाम जो खामियां थी उसका फायदा उठाकर वक्फ बोर्ड और तुष्टीकरण का स्वाद चखने वाली ऐसी ताकतें हमेशा बचती रही थी। अभी 3 दिन पहले ही गुजरात के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के पीछे 15 हेक्टेयर के भूभाग को खाली कराया गया है। लेकिन यहाँ गहराई से समझने वाली बात यह है, इसके लिए भी गुजरात सरकार को हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अच्छी खासी कसरत करनी पड़ी। इस मेगा ड्राइव के दौरान प्रशासन ने ईदगाह और मस्जिद सहित कई अवैध मजहबी स्थलों को हटाया, जिसमें हाजी मंगोली शाह पीर दरगाह, हजरत माईपुरी, सीपे सलार और मस्ताना बापू जैसे प्रमुख दरगाहों को भी इस कार्रवाई के दौरान जमींदोज किया गया, वहां से मलबा हटाया गया। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल सोमनाथ, जिसे मोहम्मद गौरी ने लूटा, उसके बाद कई बार सोमनाथ पर प्रहार हुआ। मौजूदा हालात में भारत को आजाद हुए 77 साल से ज्यादा हो गए हैं, बावजूद इसके अभी भी कोर्ट कचहरी के भरोसे अपने आस्था के प्रतीक मंदिरों को खाली कराना पड़ रहा है। अयोध्या का फैसला भी कोर्ट के भरोसे ही आया। सोमनाथ मंदिर के पीछे वाले भाग में भी जो अभी अतिक्रमण हटाया गया है, उसके लिए भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। ऐसे ही तुष्टीकरण का खेल पूरे देश में जगह जगह जहां भी चलता रहा। उसके लिए ऐसा नहीं है कि सरकार को इनके बारे में जानकारी नहीं है। कहीं तुष्टीकरण का खेल मुस्लिम समाज के लिए चलता है तो कहीं तुष्टीकरण का खेल ईसाई मतांतरण के लिए चलता है। मैं आपको 12 जुलाई 2021 की एक घटना बता रहा हूं। वो घटना भी तब उजागर हुई जब सोशल मीडिया में बस्तर के सुकमा जिले के एक एसपी का पत्र वायरल हो गया। इस पत्र में जिले के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने 12 जुलाई 2021 को अपने मातहतों को यानी एसडीओपी और थाना प्रभारियों को ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों का उल्लेख करते हुए साफ तौर पर लिखा था कि जिले के अंदरूनी क्षेत्र में स्थानीय आदिवासियों को भाला फुसलाकर और ईसाई समुदाय में होने वाले लाभ का लालच देकर धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। छिंदगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गुड़रा, पतिनाई करास, काकड़ीआमा, लौंडीपारा, बारूपाटा में इनकी गतिविधियों की आम सूचना है। इसके कारण भविष्य में स्थानीय आदिवासी और धर्मांतरी लोगों के बीच विवाद की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। एसपी ने अपने मातहत अधिकारियों को मिशनरियों और धर्मांतरित लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने का निर्देश भी दिया था। 2021 में यह पत्र तब वायरल हुआ था जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। ऐसा नहीं है कि ईसाई मतांतरण के लिए कुछ 2, 4, 5 साल ही जिम्मेदार हो, लंबी तैयारी चल रही थी। हाँ, इतना जरूर है, बीते 5-6 सालों में जिस तरह से मतांतरण का खुला खेल चल रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए लोगों की नीयत भी जवाबदार है। जब जिले की एसपी इतना बड़ा खुलासा कर रहे हैं तो सरकार को चाहिए था कि समय रहते तभी रोकथाम किया जाए। तब उस वक्त की सरकार ने कोई उपचार नहीं किया। इतना बड़ा खुलासा होने के बाद यही कारण रहा होगा कि आज सुकमा के इतकल गांव में 5-5 मौतें हो गई है, 5-5 नरसंहार हुआ है। बेदर्दी से एक ही परिवार के 5 लोगों को उन्हीं के घर में 2 घंटे तक तड़फा कर मारा गया, और बावजूद इसके कांग्रेस मौन है। सरकार की ओर से दोषियों को जल्द पकड़ा जाएगा, बड़ी कार्रवाई होगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। अच्छी नीयत से किया गया कार्य का परिणाम भी अच्छा ही होता है। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्दी किसी बड़े मुद्दे पर आपसे फिर चर्चा होगी, विमर्श होगा। नमस्कार।